नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों नए सिरे से हम शुरू कर रहे हैं वापस, यानी नई जगह पर मैं शुरू कर रहा हूँ ये कंटिन्यूटी में जो हमने एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज चालू की थी 12th क्लास के पोर्शन के लिए, जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स में कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। तो बिल्कुल बेसिक से, यानी जो बहुत कम जानता है या नहीं के बराबर जानता है उसे भी समझ में आ जाए, इस तरह से हम काम करेंगे, इस तरह से चीज़ों को समझेंगे। कंटिन्यूटी में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कैपेसिटर पार्टली फिल्ड है विद सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। हम क्या करते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक डालकर कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। अब ये जो कैपेसिटी बात हम कर रहे हैं वो तो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है, पर साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता है कि कैपेसिटर चार्ज ही नहीं एनर्जी भी स्टोर करता है, और ये एनर्जी चार्ज रेस्ट पर रहता है इस फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका डेरिवेशन आता है बोर्ड एग्जाम में, और इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। तो वो डेरिवेशन किस तरह से करना होगा 3 नंबर में आता है, और इसका रिजल्ट हम कैसे याद रखेंगे, किस किस फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट कब यूजफुल होगा। तो बच्चों हम डिराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर, मैंने कैपेसिटी गलत बोल दिया, एनर्जी स्टोर निकालने वाले हम, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी, तो आप लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम P डॉट E डॉट से दिखाएंगे, स्टोर्ड इनसाइड, कहां पर स्टोर करता है एनर्जी और कहां पर स्टोर करता है चार्ज, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है उसकी मेटल की प्लेट्स की अंदर की सरफेस पर, इनसाइड सरफेस ऑफ इट्स कंडक्टिंग प्लेट्स, और एनर्जी स्टोर करता है इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन इट्स कंडक्टिंग प्लेट्स और बिटवीन इट्स कंडक्टर, स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। तो इसका एक्सप्रेशन हमको डिराइव करके निकालना है। साथ ही साथ सिमेट्री में मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर जिसको हम सोलेनॉइड भी कहते हैं, जब आपने कभी छोटी क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया होगा लोहे के स्क्रू पर, कील पर तार लपेट के, तो वो जो डिवाइस बनता है तार लपेटने से हेलिकल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फॉर्म में। तो वो मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दोनों सिमेट्री में हम आसानी से याद रख सकते हैं, और इसी तरह से ये चलने वाले हैं। तो सिमेट्री में हम उसको भी तैयार करेंगे यहाँ पर, और आगे फिर उसको रिवाइज करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हमको एक सर्किट डायग्राम चाहिए। तो आप जानते हैं कैपेसिटर का सिंबल हम कैसे दिखाते हैं, 2 पैरेलल लाइंस, दिस इज सिंबल फॉर कैपेसिटर। माना कि ये कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C, और इसको हमने कनेक्ट किया किसी बैटरी से जो कि V वोल्ट प्रोवाइड कर सकती है। ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव V वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। की ऑप्शनल है, आपके पास बजट है तो आप की लगा दो, नहीं है तो डायरेक्ट जोड़ दो। ये सिंबल है प्लग की का। तो अगर मैं की क्लोज करता हूं, प्रिंसिपली देखा जाए तो कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि यहां तो परिपथ खुला हुआ है, दिस इज ओपन सर्किट। तो करंट यहां तक तो आएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। तो करंट जहां जाने का रास्ता नहीं होता वहां जाती नहीं है, आगे पूरा रास्ता चाहिए आने के लिए और जाने के लिए। पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि कैपेसिटर की इस प्लेट से ये बैटरी इलेक्ट्रॉन खींचती है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगी इस पर चार्ज बिल्टअप होता जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा। बैटरी क्या करती है, बैटरी इज लाइक ए पंप,
जो इलेक्ट्रॉन ये यहां से खींचेगी वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से वापस दे देती है दूसरी प्लेट को। तो जिस प्लेट को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। धीरे धीरे अगर मैं इसको बोलता हूं प्लेट 1 है और ये है प्लेट 2, तो प्लेट 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती चली जाएगी और प्लेट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती चली जाएगी। और ये प्रोसेस कब तक होगा? जब तक कि ये कैपेसिटर इसका पोटेंशियल बैटरी वोल्टेज V के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। और जैसे ही पोटेंशियल बराबर हुआ ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, यानी अब फर्दर और चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि प्लेट 1 पर चार्ज आया टोटल प्लस कैपिटल Q, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और प्लेट 2 पर आया माइनस कैपिटल Q, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ गए, ज्यादा हो गए। ये फाइनल चार्ज है, ये इतना चार्ज है जिसकी वजह से ये फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, कैपेसिटी C इक्वल टू Q बाय V। तो यहां से हम कह सकते हैं Q इक्वल टू CV, यानी ये चार्ज Q इतना है कि C कैपेसिटी के कैपेसिटर की इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो हो गया है V, जो कि बैटरी वोल्टेज के बराबर है। और इस दौरान बैटरी ने जो चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया है और V पोटेंशियल पर दिया है। कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, कंसेप्चुअल है, जिसपे कई तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, घुमा घुमा कर कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ पर कई तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। उन चीजों को समझ लेते हैं पहले, फिर डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों पूरे टाइम बैटरी ने V वोल्ट पर चार्ज दिया है, टोटल चार्ज Q दिया है। हम जानते हैं V होता है, यानी वोल्ट में जिसको हम नाप रहे हैं पोटेंशियल, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं टोटल वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट करूं, तो बैटरी ने चार्ज दिया है Q, ट्रांसफर किया है अपने अंदर से होकर, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है V। तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी इज Q इंटू V, क्योंकि V है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं Q से तो मुझे मिल जाता है टोटल वर्क डन। दिस इज टोटल वर्क डन बाय बैटरी। पर कैपेसिटर को कितना मिला, कैपेसिटर ने कितना स्टोर किया और बाकी कहां गया, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको अगर हम सिमुलेट करें बच्चों, तो सिमुलेट कर सकते हैं। आपने नहाने के लिए, पानी भरने के लिए, नहाना था आपको, आपने पानी भरने के लिए बाल्टी को लगाया नल के नीचे और नल चालू कर दिया। शुरू में पानी जा रहा है बाल्टी के बॉटम पर, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, h/2 हो गया। मान लो बाल्टी की जो डेप्थ है वो h है, या d मान लेते हैं, स्मॉल d, तो d/2 हो गया। तो अब जो और पानी आ रहा है वो जा रहा है d/2 लेवल पर, और जब बाल्टी पूरी भर जाएगी तो पानी टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच चुका होगा। अब और पानी बाल्टी में नहीं आ सकता, अभी ओवरफ्लो हो जाएगा। कैपेसिटर के साथ भी ऐसे होता है बच्चों। कैपेसिटर को हम लिमिटेड चार्ज दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। सो सारा का सारा चार्ज जो कैपेसिटर को मिला है कैपिटल Q, सारा का सारा पानी जो बाल्टी में गया था, क्या वो 0 लेवल पर गया था? जवाब है नहीं। क्या क्या d/2 पर लग गया था? जवाब है नहीं। क्या d डेप्थ पर गया था? नहीं। वेरिएबल रेंज थी, शुरू में बिल्कुल बॉटम पे गया, फिर बढ़ते बढ़ते आधे पर आ गया, फिर और बढ़ते बढ़ते ऊपर तक पहुंचा। तो यहां पर अगर हम एवरेज लें तो एवरेज ले सकते हैं d/2 डेप्थ पर गया सारा का सारा पानी, ऐसे मान सकते हैं, या सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा लो। तो बाल्टी में जो पानी भरा है उसका सेंटर ऑफ मास होगा d/2 डेप्थ पर। तो ऐसे सिचुएशन में वहां जो वर्क डन हो रहा है वो स्टोर हो रहा है बाल्टी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसी तरह से यहां कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज V पोटेंशियल पर नहीं मिल रहा है कैपेसिटर को, कैपेसिटर जब Q/2 चार्ज ले चुका होगा, कैपेसिटर के पास आ गया चार्ज बच्चों, Q/2 चार्ज आ गया, Q/2 आ गया तो उसका पोटेंशियल V/2 हो गया। अब कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है, इधर बैटरी ये पॉजिटिव है। अभी मान लो Q/2 चार्ज है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये Q/2, ये Q/2, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल है V/2। तो अभी सिचुएशन क्या हो गई, एक बैटरी V/2 वोल्ट की, दूसरी बैटरी V वोल्ट की, दोनों ही करंट फ्लो कराना चाहते हैं।
V/2 वोल्ट की बैटरी करंट फ्लो कराना चाहेगी इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज और V वोल्ट की बैटरी चेक कराना चाहेगी क्लॉकवाइज। तो आप ही बताओ किसकी चलेगी, बड़ी बैटरी की, V वोल्ट की बैटरी की। तो एक्चुअल में करंट फ्लो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पर करंट धीरे धीरे कम होता जाता है, शुरू में ज्यादा होता है, जैसे बाल्टी में अलग अलग लेवल पर पानी जाएगा वैसे। और इस वजह से एवरेज अगर हम निकालें तो हम ये मान लेते हैं कि V/2 पर हमने टोटल चार्ज क्यू ट्रांसफर किया, तो कैपेसिटर के पास जो स्टोर हुआ या कैपेसिटर में जो वर्क हुआ, वर्क डन ऑन कैपेसिटर बाय द बैटरी, वो कितना हुआ, चार्ज क्यू गया, पर एवरेज पोटेंशियल V एवरेज पर, जिसको हम V/2 लिख सकते हैं, उतना गया। तो साफ साफ दिख रहा है आधा मिला आधा नहीं मिला। सरकार से मदद आती है, जहां तक पहुंचनी होती है, अभी तक तो यही था, सारी की सारी नहीं पहुंच पाती थी, बीच में गायब हो जाती थी। पर देख रहे धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, तो हो सकता है एक समय एक दिन ऐसा आए, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जिस दिन जितना मिले, जितना ऊपर से भेजा जाए, वो सारा का सारा पहुंच जाए। यहां क्या हो रहा है बच्चों, आधा पहुंच रहा है, तो आधा गया कहां, आधा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कंपटीशन में कि कितनी हीट डेवलप होगी, तो बच्चों आधी जो एनर्जी का जो लॉस हो रहा है यहां पर, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कैपेसिटर में पहले से कोई एनर्जी नहीं थी। मान लो कैपेसिटर में पहले से कोई एनर्जी है, तो वो एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, इतना वर्क कैपेसिटर पे हो गया। बैटरी ने टोटल कितना वर्क किया वो निकाल लेंगे, बैटरी के वर्क में से कैपेसिटर पर जितना वर्क हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हीट जनरेटेड इन द कैपेसिटर, क्योंकि ये जो बची हुई एनर्जी डिफरेंस है वही हीट की फॉर्म में लिबरेट होगा, इन वायर्स को गर्म करेगा। क्यों, जहां भी लड़ाई होती है वहां गर्मा गर्मी हो जाती है, तो यहां क्या हो रहा है, कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा, ये खुद बैटरी पावर गेन कर रहा है, पोटेंशियल आ गया इसके पास, तो ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा अपने अंदर से, उसका विरोध करना शुरू करेगा, और विरोध करना शुरू करेगा तो बच्चों क्या होगा, हीट की फॉर्म में एनर्जी का डिसिपेशन होगा, तो आधी एनर्जी स्टोर हो पाए। अब ये जो एक्सप्रेशन आया, इसको हमें डिराइव करके निकालना है यूजिंग कैलकुलस मेथड। वैसे तो हमने डिराइव कर लिया हाफ क्यू वी, क्यू की जगह CV लिख देंगे तो हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा, और तीसरा फॉर्मेट भी आ जाएगा, वो क्लियर है हमको। पर लिखने का तरीका क्या होगा बोर्ड में, उसको हम समझ लेते हैं। कंपटीशन में हमें समझ में आ गया, फाइन डिटेल्स हमने कंसेप्ट समझ लिए। नाउ व्हाट विल बी द मेथड ऑफ राइटिंग इट, वो समझ लो बच्चों। हम लिखेंगे लेट एक कैपेसिटर, अगर डिस्क्राइब करना है तो, नहीं डिस्क्राइब करना यू कैन राइट सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, वो भी आप लिख सकते हैं। लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी हमने मानी है C, इज कनेक्टेड, ये जुड़ा हुआ है विद का शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के लिए यूज कर रहा हूं C बार, जिसमें C नहीं आता स्पेलिंग में, WITH C नहीं आता, विच में C आता है, तो C अंडरलाइन उसके लिए हम दिखाएंगे। लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज कनेक्टेड विद बैटरी, with a battery of V volt as shown। अब जब NCERT हम खोलते हैं तो इस डेरिवेशन को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है और बहुत सारी थ्योरी इसमें लिखी हुई है। एग्जाम में 3 मार्क्स में जब ये आएगा तो हमें इतनी डिटेलिंग नहीं करनी है, वहां पर हम इसको शॉर्ट में निपटा देंगे। कैसे, वो आपको समझना है। माना कि बैटरी जो DQ चार्ज देती है, माना कि ये चार्ज ग्रेजुअली जा रहा है, बहुत धीरे धीरे, DQ चार्ज V पोटेंशियल पर बैटरी ने दिया, और V भी वेरिएबल है यहां पर कैपेसिटर के लिए। लेट स्मॉल, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो वर्क डन भी स्मॉल, स्मॉल वर्क डन in giving या transferring
a charge dq to capacitor by battery. अब लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगर हम बिल्कुल टू द पॉइंट जाना चाहते हैं तो हमें वो वर्क डन निकालना है जो कैपेसिटर पर हो रहा है, ना कि जो बैटरी कर रही है, क्योंकि बैटरी तो ज्यादा करेगी और कैपेसिटर पर आधा ही होगा। तो लैंग्वेज को कैसे मॉडिफाई करेंगे हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में क्या होता है बच्चों, जब आप लिखते हैं, लिखने में हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी में सोचते सही हैं, अंग्रेजी में कन्वर्ट करते वक्त गड़बड़ हो जाती, तो वो नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग देखिए क्या निकला, लेट स्मॉल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज dq टू कैपेसिटर बाय बैटरी। अगर मैं बाय बैटरी ना लिखूं तो ये स्टेटमेंट मेरे फेवर में है जो मैं लिखना चाहता हूं वो, और बाय बैटरी लिख दिया तो ये कुछ और वर्क डन हो जाएगा। तो ये समझते हुए हमें काम करना है, हमें अंग्रेजी की बारीकियां भी समझनी है साथ में। तो लेट स्मॉल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज dq टू कैपेसिटर इज dw से इसको हम दिखा रहे हैं इज v टाइम्स dq, इतना होगा। अब यहां v भी वेरिएबल है और चार्ज q भी वेरिएबल है, ये समझना है। ये दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है। हमें टोटल वर्क डन निकालना है क्योंकि यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो रहा है। हम लिखेंगे दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड in capacitor in form of potential energy. So writing this expression, इसी व्यंजक को, writing this expression for टोटल वर्क डन, जितना टोटल वर्क हो गया उसके लिए अगर मैं लिखता हूं वी गेट, हमें मिलता है बच्चों U, एनर्जी स्टोर्ड को हम दिखा रहे हैं सिंबल कैपिटल U से, U इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, शुरू में 0 था, फाइनली टोटल वर्क डन W, लिमिट्स लगा दी मैंने इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन का सिंबल। इधर dW में इंटीग्रेट किया तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे v टाइम्स dq। देखो जिन बच्चों को आता है वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए सारी डिटेलिंग मुझे बताना जरूरी है। और भी दूसरे वीडियो हैं जो थोड़े फास्ट हैं, वो आप देख सकते हैं अगर आप इसमें कन्वीनियंट हैं। नहीं कन्वीनियंट है तो उन बच्चों के लिए कि एक एक बात वो समझ लें, चार्ज कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, दो वेरिएबल है यहां पर। तो मुझे क्या करना होगा, चार्ज हमें पता है कहां से कहां चेंज हो रहा है, जीरो से शुरू में 0 था और फाइनली है कैपिटल Q, प्लेट्स के पास चार्ज। तो अगर मैं यहां पे चार्ज को लेता हूं तो मुझे डेफिनेटली V जो कि वेरिएबल है, V को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपको याद दिलाता हूं सिचुएशन जिसको मैं लाल रंग से यहां पे लिखने वाला हूं। इस सिचुएशन में हम 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त पढ़े थे। वहां पर क्या हुआ था बच्चों, ये सिचुएशन आ गई थी PdV, जब आपको कैलकुलेट करना था वर्क डन अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं? डेफिनेटली टेम्परेचर एंट्रोपी आर रिलेटेड, आइसोथर्मल को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ PdV वहां आ गया था। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल थे बच्चों, दोनों वेरिएबल थे और हमें इंटीग्रेट करना था। तो हमने क्या किया था, गैस इक्वेशन यूज की थी, PV इक्वल टू nRT या μRT जैसे भी आप दिखाते, और कन्वर्ट कर दिया था P को इन टर्म्स ऑफ V। जब भी दो वेरिएबल में सिचुएशन आ जाती है तो फिजिक्स में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम फिजिक्स में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहां पर हम वही करने जा रहे हैं। जैसे वहां P को कन्वर्ट कर दिया था, ऐसे ही यहां पर मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन से देखें तो V आ जाता है Q/C
जहाँ पे c कांस्टेंट है तो मैंने लिखा q बाई सी, c कांस्टेंट इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ गया और मेरे पास यहाँ बच रहा है, क्योंकि ये q वेरिएबल था, ये मैं छोटा q लिखा था q बाई सी डी क्यू, जबकि q चेंज हो रहा है 0 टू कैपिटल Q। ये छोटा q क्यों लिखा? जैसे x होता है वेरिएबल, वैसे ये वेरिएबल है स्मॉल q, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल Q के बीच में चेंज हो रही है, इसलिए ऐसा लिखा। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से? ये रहा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx। बच्चों ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में c भी आता है प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पर हम विद इन लिमिट्स डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे तो कांस्टेंट c यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ क्या मिलता है? उस फॉर्मूले से हमें मिलता है 1/c, तो ऐसा का ऐसा q स्क्वायर अपॉन 2 x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, q dq का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2। सो द फॉर्मेट वी गेट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, thus हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर u इक्वल टू हाफ 1/2 जो था उसको मैंने अलग से लिया, q स्क्वायर बाय c, फिर हम जानते हैं q होता है cv, तो हम लिखेंगे हाफ q c स्क्वायर v स्क्वायर, तो एक c कट गया, हाफ cv स्क्वायर, और इसको एक और फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और वो है हाफ qv। so these three formats can be used for expression of electrostatic potential energy stored by capacitor, out of which we use half q square by c in case of series combination where charge remain same, and we use half cv square in case of parallel combination of capacitor because their potential remain same। तो ये है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे बच्चों जब क्वेश्चंस करेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड हमने निकाला, ऐसा यूनिट है जूल, इसको नापेंगे हम जूल में, सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, 1 जूल में रिवाइज कर लीजिए, 11th में आपने पढ़ा था 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग। रिवीजन भी जरूरी है, जो जो चीजें काम आती हैं उनका रिवीजन जरूरी है, और जब हम मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो इसी एनर्जी के लिए हम यूनिट यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तो वो एनर्जी एक्वायर कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। तो ये हमने देखा कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, कहां स्टोर कर रहा है, आपको याद हो गया होगा, इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन इट्स कंडक्टिंग प्लेट्स, वहां स्टोर कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। जल्दी ही मिलते हैं बच्चों, अब मैं जल्दी जल्दी लेक्चर बनाऊंगा बिकॉज सेटअप पूरा एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।